इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी सूरत हाल का नाम है जिसमें एक मर्द जिनसी अमल की अदायगी में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है और फिर वो इस अजियत से छुटकारा पाने के लिए वियाग्रा जैसी केमिकल अद्वियात का सहारा लेता है और बार बार वियाग्रा जैसी कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से पेचीदा अमराज जैसा कि गुर्दों की वरम, सोजिश, क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, नींद का ना आना जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असबाब, अलामात और असूल इलाज क्या है और हम किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके वियाग्रा जैसी ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असबाब, अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे। वहाँ आम अहबाब के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ भी हम बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप वियाग्रा से भी बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये घरेलू अशिया, कुदरती ग़िज़ाएँ जो हैं वो वियाग्रा की तरह इंतहाई नुकसानदेह नहीं हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जिनसी अमल को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हमें जिनसी अमल के काम करने की तरीक़ेकार का इल्म हो जाएगा तो फिर हमें इसकी ख़राबी और उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये चीज़ आम अहबाब के साथ साथ मुआलजीन हज़रात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जिनसी मसले का हल कोई एक नुस्खा नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एक निज़ाम काम नहीं करता कि हम कोई एक नुस्खा बना के रख लें या अवाम उन्नास को कोई एक नुस्खा बता दें जिसको खाकर वो जिनसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा लें। तो इसका नतीजा आप वियाग्रा को देख सकते हैं कि बिना सोचे समझे हर किस्म के जिनसी मसले के हल के लिए जब वियाग्रा इस्तेमाल कराई जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग जो वियाग्रा को इस्तेमाल करते हैं इंतहाई पेचीदा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि 4-4, 6-6, 8-8 गोलियों तक वियाग्रा की गोलियां इस्तेमाल करने पर भी ये गोली काम नहीं करती। प्रैक्टिस में हमारे पास ऐसे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं जो कि हकीम साहब 8 गोलियां तक जो है वो हम वियाग्रा की खाते हैं लेकिन वो हम पर असर ही नहीं करती थी, जबकि पहले तो आधी गोली ही असर कर जाती थी। तो समझने की बात यह है कि जिनसी खराबी कोई एक किस्म की नहीं होती कि कोई एक गोली जो है वो उसका इलाज हो सके। तो जिनसी अमल को इस तरह समझें कि हमारा जो जिस्म है ये खुलियात से बनता है। खुलियात जब मिलते हैं एक ही मिजाज के तो टिश्यूज़ बन जाती हैं और एक ही मिजाज की टिश्यूज़ जब आपस में मिलती हैं तो मुफरद अज़ा बन जाते हैं और जब मुफरद अज़ा जब आपस में मिलते हैं तो मुफरद निज़ाम बनाते हैं और मुफरद निज़ाम जब आपस में मिलते हैं तो एक जिस्म की मशीनरी जो है वो चलती है। तो जिनसी अमल को समझ लें कि हमारे जिस्म के 3 बड़े अज़ाए रईसा हैं, दिमाग, दिल और जिगर, और इसी तरह इनके आफ़ाल भी 3 हैं और जिनसी अमल में भी यही 3 आफ़ाल हमारे सामने आते हैं। हमारा जो दिमाग है ये जिनसी अमल का एहसास पैदा करता है, जमा का एहसास पैदा करता है कि आपने जमा करना है। दूसरी तरफ हमारे जो उज़लात हैं ये जिनसी अमल में उज़्व तनासुल में सख्ती और इंतशार पैदा करते हैं ताकि उज़्व तनासुल में सख्ती आकर जिनसी अमल को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। तो तीसरा जो उज़्व रईस है वो जिगर है और जिगर जिनसी अमल में ये फ़ेल अदा करता है कि ये आए हुए दौरान खून को, जिनसी अज़ा में आए हुए दौरान खून को जल्दी वापस नहीं जाने देता, उनको जिनसी अज़ा में रोकता है, इंतशार पैदा करता है, जोश पैदा करता है, जिनसी अमल के लिए वक्त पैदा करता है, मादा मनी को पुख्ता करता है और उसमें मौजूद स्पर्म्स को पुख्ता करके जहाँ एक तरफ जिनसी अमल का वक्त बढ़ाता है वहाँ इंसानी नस्ल को बढ़ाने में भी जिगर अपना किरदार अदा करता है। तो ये 3 जो निज़ाम हैं, निज़ाम एहसास जो दिमाग के ताबे है, निज़ाम हरकत जो कल्ब व उज़लात के ताबे है और निज़ाम तहलील जो जिगर व गुदद के ताबे है, ये जब मिलते हैं तो जिनसी अमल तकमील पाता है। अब जिनसी अमल में ख़राबियाँ भी 3 ही तरह की आती हैं, ठीक है, कि एहसास में ख़राबी आ जाए, ठीक है, हरकत में ख़राबी आ जाए और तहलील में ख़राबी आ जाए।
ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती और मर्द जिनसी अमल को अदा नहीं कर सकता, या तो उज़्व तनासुल में इंतशार ही नहीं आता या फिर मामूली इंतशार आता है, ठीक है, और जैसे ही जिनसी अमल शुरू किया जाता है उज़्व तनासुल की सख्ती गायब हो जाती है। तो इस फेल को, इस मर्ज को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बुनियादी तौर पर दिमाग व असाब की सोजिश की वजह से, रतूबात की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। यानी आसाबी तहरीक में सोजिश होती है जिसकी वजह से जिसमें रतूबात की ज़्यादती होती है। ये रतूबात उज़लात में तस्कीन पैदा कर देती हैं जिसकी वजह से उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती। तो तीसरी तरफ यही बलगमी रतूबात जो हैं वो जिगर में तहलील पैदा कर देती हैं जिसकी वजह से जिगर जो है वो ना तो मादे मनी को पुख्ता कर सकता है, ना ही जिनसी अज़ा में आए हुए दौरान खून को रोक सकता है, ना ही जिनसी वक्त पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आर्जा जो है वो लाहक हो जाता है। तो ये अमल मुआलजीन हजरात के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जिन मुआलजीन के लिए असूल इलाज बताएंगे उनमें पहले नंबर पर कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं, दूसरे नंबर पर तिब यूनानी के मुआलजीन आएंगे, तीसरे नंबर पर आयुर्वेदिक के मुआलजीन आएंगे और चौथे नंबर पर अल हिजामा के मुआलजीन आएंगे। जी हाँ, अल हिजामा में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन ये समझ लें कि ये मर्ज़ जो है असाबी तहरीक में सामने आता है, उज़लात में तस्कीन और जिगर व गुदुद में तहलील हो जाती है, नब्ज़ इंतहाई पस्त होती है, ठीक है जी, मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है, मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है और उज़्व तनासुल में तनाव और सख्ती नहीं आती, ठीक है जी। अच्छा, अगर वक्ती तौर पर आपको असाबी उज़लाती या असाबी गुदी का फ़र्क मालूम नहीं हो सकता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ असाबी तहरीक को जहन में रखें और उज़लाती तहरीक की दवाएं दे दें तो आपका मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कानून मुफरद अज़ा में इस मर्ज़ के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनमें हब साबिर है, हब मुकव्वी ख़ास है, ठीक है जी, त्रियाक तबखीर हिंग है, इसरार बा है, ठीक है जी, ये हब अज़राकी है। ये बेहतरीन अद्वियात हैं जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। इस मर्ज़ में तिला जो है वो बहुत मौसर साबित होता है और उज़लाती मुकव्वी तिला जो है, उज़लाती असाबी या उज़लाती गुदी तिला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तिब यूनानी के मुआलजीन। तो तिब यूनानी के मुआलजीन ये समझ लें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ये बलगमी मर्ज़ है, खिलते बलगम के बिगाड़ का मर्ज़ है और आपने खिलते सौदा पैदा करनी है और खिलते सौदा ही खिलते बलगम का इलाज है। तो इस मकसद के लिए आपके पास जो है वो मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, हब अज़राकी है, जवारिश कमूनी है, ठीक है जी, जवारिश मुकव्वी उज़लात है, मुनक्का है, ठीक है, इसके साथ साथ अज़राकी हो गई। तो ये तिब यूनानी की बेहतरीन अद्वियात हैं। तिला के तौर पर आप ये तिब यूनानी के मुआलजीन हजरात, आयुर्वेदिक के मुआलजीन हजरात या आम अहबाब जो है वो ये तिला बनाकर इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों का तेल आपने 1 पाव लेना है, उसमें 10 ग्राम आपने दारचीनी डाल देनी है और 10 ग्राम लौंग डाल के इसको अच्छी तरह जलाना है कि ये चीज़ें जल जाएं। लेकिन जलने के बाद आपने इन चीज़ों को निकालना नहीं है, ये तेल में ही पड़ी रहें। 2 से 4 कतरे जो है वो रात सोते वक्त उज़्व तनासुल पर आप मालिश करेंगे बतौर तिला। तो ये बेहतरीन तिला है आम लोगों के लिए, मुआलजीन तिब यूनानी के मुआलजीन हजरात के लिए और आयुर्वेदिक के मुआलजीन हजरात के लिए। तो आयुर्वेदिक के जो मुआलजीन हजरात हैं वो इसको समझ लें कि कफ दोष की ज़्यादती जो है इस मर्ज़ का सबब है और वात दोष बढ़ाने वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, जितनी भी दवाएं हैं वो इस मर्ज़ का यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज हैं और ग़िज़ा आपने वात दोष बढ़ाने वाली देनी है, ठीक है जी। अब समझ लें अल हिजामा के मुआलजीन के आपके पास इस मकसद के लिए जो भी मरीज़ आए आपने उसकी नब्ज़ लिखनी है। अगर आपको असाबी गुदी और असाबी उज़लाती का पता नहीं चलता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इंसानी जिस्म की कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक 6 तहरीकों में हम जो तकसीम करते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ऐसे मरीज़ का अल हिजामा से 2 तरीक़ों से इलाज करना है। यानी पहले नंबर पर आपने तरकपिंग करनी है
तो तरक कपिंग कहाँ करनी है, और दूसरे सूरत में आप मसाज कपिंग से भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो मसाज कपिंग आपने कब करनी है और कहाँ करनी है, ये आगे चलकर हम आपको बताते हैं। तो पहले हम तरक कपिंग के बारे में बता देते हैं कि ये मर्ज जो है वो बलगमी टॉक्सिन की वजह से सामने आता है, और बलगमी टॉक्सिन का जो रुकने की तहरीक है वो आसाबी होती है, और आसाबी होती तहरीक इंसानी जिस्म में हमारे बाईं जानिब जो है वो नाफ से लेकर पूरी बाईं टांग है। ठीक है, अगर आपने तरक कपिंग करनी है तो बाईं जानिब नाफ से लेकर पूरी टांग तक आप 2, 4, 6 कप लगा सकते हैं, तरक कपिंग कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है कि मुआलिज फैसला कर सकता है जी कि कितने कप लगाने हैं। एरिया जो है वो यही होगा जो इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इस मकाम पर आपने तरक कपिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, अगर आप मसाज कपिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने जो आपको तिला बताया है कि तिलों का तेल एक पाव लेके उसमें लौंग और दालचीनी जला लें, तो ये आयल जो है वो आपने बना के रखना है, जो कि तिले के तौर पर भी काम करता है, और इससे हज़ारों काम हम ले सकते हैं। जबकि इसमें मसाज कपिंग में तो ये हमारे लिए तरियाक होगा, ये रोगन जो हमने बनाया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आपने जो मसाज कपिंग करनी है वो करनी है ये जो मरीज़ का दायां हिस्सा है, यानी कंधे से लेकर दाईं जानिब नाफ तक, ठीक है, दायां निस्फ हिस्सा, यानी ये कंधा, ये फ्रंट हो गया, बैक साइड हो गई, नाफ तक ये एरिया उजलाती आसाबी बनता है, या फिर दाईं टांग तक पाँव की उंगलियां तक ये उजलाती हुदी बनता है। आप उजलाती हुदी एरिया में भी मसाज कपिंग कर सकते हैं, उजलाती असाबी एरिया में भी मसाज कपिंग कर लेंगे। उजलाती असाबी और उजलाती हुदी दोनों पर आप, यानी यहाँ से लेकर पूरा ये दायां निस्फ हिस्सा जो है दाएं पाँव की उंगलियों तक अगर आप मसाज कपिंग करते हैं तो आपके मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी, रोगन जो तिलों के तेल वाला हमने बताया है ये लगा के आप मसाज कपिंग करें। अच्छा, अपने मरीज़ को हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाओं के खाने से रोक दें और उसको प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा दें, उजलाती असाबी और उजलाती होती ग़िज़ाएँ ज़्यादा दें, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, चने की दाल है, काला चना है, ठीक है जी, फालसा, आलू बुखारा से वगैरह जो है ये चीज़ें हो गई, तो ये आप अपने मरीज़ों को खाने के लिए दें। मसाज कपिंग करें, तरक कपिंग करें, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। अब हम चलते हैं आम अहबाब के लिए कि आम लोग जो है वो इसका इलाज ग़िज़ाओं से किस तरह कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अलामात को जहन में रखना है कि अगर जमा का एहसास नहीं होता, 10-10, 20-20 दिन हो जाते हैं हम बिस्तरी पे ख्याल नहीं आता, ठीक है, पेशाब ज़्यादा आता है, उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, ठीक है जी, तो ये सारी अलामात जो हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हैं। पहले नंबर पर आपने हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं, जिनमें दूध है, चावल है, मक्खन है, बलाई है, कद्दू शरीफ है, जूसेस हैं, गन्ने का जूस है, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। बहुत सारे दावे लोग करके देते हैं जी कि आप मूसली सफ़ेद, चिया सीड, साबूदाना के खीर, फलां फलां, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मर्ज़ में मुब्तला कर सकती हैं अगर आप लंबा अरसा इनको इस्तेमाल जारी रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें छोड़ देनी है। अब इस्तेमाल क्या करना है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हम आपको बता चुके हैं, सेब हो गया, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, ठीक है जी, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो वो कौन सी ख़ास ग़िज़ाएँ हैं जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का व्याग्रा से जान छुड़वा देती हैं और व्याग्रा से भी बेहतर काम करती हैं, तो वो समझ लें कि 1 चम्मच आपने प्याज का रस लेना है और 2 चम्मच शहद लेना है, इसको मिक्स करके सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ये मुरक्कब जो है ये व्याग्रा से कई गुना ज़्यादा बेहतर काम करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद मुफीद साबित होता है। लहसुन की 1 फली सुबह निहार मुँह निगल लें तो ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निजात दिलाती है। 1 सेब रोज़ाना का इस्तेमाल करें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। मछली इस्तेमाल करें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। बड़ा गोश्त, लौंग, दालचीनी, जायफल, जलवतरी का गरम मसाला डाल के देसी घी में बना के इस्तेमाल करें तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। ये नुस्खा मल्टीविटामिन की जगह बेहतरीन काम करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेहतरीन इलाज है। भुने हुए चने आपने 20 अदद लेने हैं, किशमिश आपने 5 अदद लेनी है और इंजीर आपने 5 अदद लेनी है। सुबह और शाम खाएं, मल्टीविटामिन है, कुदरती जो है फूड सप्लीमेंट है और व्याग्रा से कई गुना ज़्यादा इसमें ताकत, कुव्वत और एनर्जी पाई जाती है। सुबह और शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं
جن میں ویاگرا سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل